नमस्कार दोस्तों। हमारा आज का टॉपिक है टाइटन सबमर्सिबल द इनोवेटिव डेथ। दोस्तों, अगर आपके पास 8,000 करोड़ रुपए होते तो आप क्या करते? आलीशान बंगले खरीदते, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते और थोड़ा दान करके पुण्य भी कमा लेते, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करते। पर क्या आप आत्महत्या करने जाते? सही सुना आपने। आजकल के लोगों पे तो एडवेंचर नाम का भूत ही सवार रहता है और अमीर लोगों के लिए तो ये मानो शौक बन बैठा है अपनी जान को दांव पे लगाना। ऐसे ही एक एडवेंचर की शुरुआत होने जा रही है जहाँ पे 2 करोड़ दे के लोगों ने अपनी जान गंवाई है। तो आइए जानते हैं ये क्या है, क्यों है और कैसे है। ये पूरी कहानी शुरू होती है समरसिबल से। समरसिबल को हम हिंदी में पनडुब्बी भी बुलाते हैं। आइए तो विस्तार में जानते हैं इस पनडुब्बी के बारे में। तो इसका नाम टाइटन था और इसमें 5 यात्रियों का समावेश हो सकता था। ये पनडुब्बी 6.7 मीटर लंबी थी और 10,400 ग्राम इसका वजन था। इसमें एक खिड़की भी थी जो ट्रांसपेरेंट थी, जिसे हम इंग्लिश में पोर्ट होल बुलाते हैं। ये प्लेक्सी ग्लास से बनी हुई थी। पनडुब्बी का शरीर कंपोजिट कार्बन फाइबर और टाइटेनियम से बना हुआ था। इसकी मैक्सिमम स्पीड 5.5 किलोमीटर पर आवर और इसमें 96 आवर्स का ऑक्सीजन भी था। यह महासागर के 4,000 मीटर नीचे जाके पानी का दबाव झेलने में सक्षम थी। टाइटन सबमर्सिबल को ओशन गेट नामक कंपनी ने बनाया था और इसके सीईओ और सबमर्सिबल के पायलट का नाम था रश स्टॉकटोन। ओशन गेट कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने कार्बन फाइबर को बोइंग कंपनी के पास से डिस्काउंट में से लिया है। अब कार्बन फाइबर बहुत ही पुराना हो गया था, जिस वजह से बोइंग कंपनी उड़न जहाज नहीं बना पा रही थी और इसी वजह से उन्होंने कम दाम में ओशन गेट को बेच दिया। ओशन गेट कंपनी का ये कहना है कि उन्होंने नासा, बोइंग कंपनी और वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ में करार किया है, पर पूछे जाने पे वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी और बोइंग कंपनी बिल्कुल ही ना कह देती है। और रही बात नासा की, तो नासा का कहना है कि उन्होंने करार किया है, पर अभी तक एक भी सबमर्सिबल को उन्होंने टेस्ट नहीं किया है कि वो 4,000 मीटर नीचे पानी में जा सकती है या नहीं जा सकती है। टाइटन सबमर्सिबल को चलाने के लिए एक छोटे से वायरलेस गेम कंट्रोलर का उपयोग किया जाता था, पर मेरा मानना तो ये है कि एक छोटी नौका को भी इस वायरलेस गेम कंट्रोलर से नहीं चलानी चाहिए। तो सबमरीन और सबमर्सिबल तो दूर की ही बात है। 2 शब्द में अगर मैं पूरी सबमर्सिबल को डिस्क्राइब करूँ तो ये एक मिनी वैन की जैसी थी। इस विषय के बारे में चर्चा करने के वक्त मुझे ये मालूम पड़ा है कि बहुत ही कम लोगों को सबमराइन और सबमर्सिबल के बीच का अंतर मालूम है। तो दोस्तों, सबमराइन बहुत ही बड़ी रहती है पर सबमर्सिबल छोटी रहती है। सबमराइन को मिलिट्री ऑपरेशन में ही ज़्यादातर उपयोग किया जाता है, पर जो सबमर्सिबल रहती है उसको एक्सप्लोरेशन, पिकनिक या कोई रिसर्च के लिए उपयोग किया जाता है। सबमरीन होती है जो उसमें जो छोटा सा क्रू रहता है, जो बहुत ही वेल ट्रेन्ड रहता है उसके पायलट। पर जो सबमर्सिबल होता है उसका एक ही पायलट रहता है या 2 ज़्यादा से ज़्यादा, और वो दोनों को भी थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद अलाउ किया जाता है। चलिए तो जानते हैं टाइटन सबमर्सिबल में कौन कौन यात्रा कर रहा था। सबसे पहले रश स्टॉकटोन, ये ओशन गेट के सीईओ थे। सबमर्सिबल का आविष्कार इन्होंने किया था और इस यात्रा के दौरान ये सबमर्सिबल के पायलट भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पे यात्रा कर रहे थे पॉल हेनरी। पॉल हेनरी को मिस्टर टाइटैनिक का खिताब दिया गया है क्योंकि वे पहले 35 बार टाइटैनिक के मलबे पे जाके फिर से सही सलामत आ चुके हैं। पॉल हेनरी को सबमर्सिबल चलानी भी आती थी। तीसरे नंबर पे हामिश हार्डिंग, वे 58 साल के ब्रिटिश बिजनेसमैन थे और उन्होंने अंतरिक्ष में ब्लू होरिजोन की मदद से जेफ बेजोस के साथ भी यात्रा की थी। चौथे नंबर पे शहजादा दाऊद, वे पाकिस्तान के मशहूर बिजनेसमैन थे। और 5वें नंबर पे उनके बेटे जो 19 साल के थे और उनका नाम सुलेमान दाऊद था। 16 जून को टाइटन सबमर्सिबल अपना रास्ता कूच करती है टाइटैनिक शिप के मलबे को देखने के लिए। इसलिए अब यहाँ पे मदरशिप का उपयोग होता है। मदरशिप का नाम था MV पोला प्रिंस। ये आधे रास्ते तक टाइटन सबमर्सिबल को लेके बाद में छोड़ देती है। 17 जून को मदरशिप MV पोला प्रिंस डाइव साइट यानी कि जहाँ पे सबमर्सिबल को छोड़ना था उस महासागर के इलाके में पहुंच जाती है।
अब 17 जून को 40 साल में ना हुआ हो ऐसा खराब मौसम देखने में आता है, जिसकी वजह से एक दिन यात्रा में डिले कर दी जाती है। अब 18 जून को सुबह 9:30 पे टाइटन सबमर्सिबल को महासागर के पानी में उतारा जाता है, पर 1 घंटे और 30 मिनट के बाद टाइटन सबमर्सिबल का अपनी मदरशिप बोट MV पोलार प्रिंस के साथ कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। तब करीबन 11:15 हुए होते हैं। 7 घंटे के बाद यानी कि 4:30 को टाइटन सबमर्सिबल को महासागर के पानी से बाहर आना था, पर उसके बाहर ना आने के कारण मदरशिप MV पोलार प्रिंस US कोस्ट गार्ड को खबर पहुंचाती है। तब करीबन 7:10 शाम के हो गए होते हैं। सबमर्सिबल में 96 घंटे का ऑक्सीजन था और 5 यात्री भी थे। अब ये ऑक्सीजन कैसे भी करके 4 दिन बाद यानी कि 22 जून को समाप्त हो जाता और इसी वजह से 4 दिन में बहुत ही गति से रेस्क्यू मिशन स्टार्ट कर दिया गया। एक्सपर्ट का मानना है कि रेस्क्यू मिशन बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर सबमर्सिबल में एक यंत्र रहता है जिसकी वजह से हम उसका साउंड कैप्चर कर पाते हैं, पर इस सबमर्सिबल में वो यंत्र नहीं मौजूद था। 22 जून आ ही जाती है। दोपहर के 1:18 पे ROVs टाइटन सबमर्सिबल के कुछ टुकड़े को यानी कि डेब्रीज को टाइटैनिक शिप के मलबे के कुछ दूरी पे डिटेक्ट कर लेती है। शाम के 4:30 पे US कोस्ट गार्ड बॉस्टन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये अनाउंस कर देती है कि टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन हो चुका है और शायद यात्रियों की भी मृत्यु हो ही गई होगी। दोस्तों, आप ये वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि टाइटन सबमर्सिबल का इम्प्लोजन कैसे हुआ होगा। जून को इस हादसे को मेजर मराइन कैजुअल्टी का नाम दिया जाता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर ये सबमर्सिबल इतनी ही सुरक्षित नहीं थी तो लोगों ने पहले आवाज़ क्यों नहीं उठाई। पर दोस्तों, लोगों ने पहले भी आवाज़ उठाई थी, पर उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया गया। 2018 में ओशन गेट के फॉर्मल एम्प्लॉय डेविड लॉकरिच ने ये पूरे मामले को और कंपनी को कोर्ट कचहरी तक ले गए थे। उनका कहना था कि ये कंपनी या ये सबमर्सिबल कोई भी एजेंसी या रेगुलेटर के द्वारा सर्टिफाइड नहीं है। पोर्ट होल है यानी कि ट्रांसपेरेंट खिड़की है, वो इस सबमर्सिबल का वीक पॉइंट है, क्योंकि ये खिड़की सिर्फ 1300 मीटर नीचे पानी का दबाव झेल सकती है, पर ये 4000 मीटर पानी के नीचे नहीं दबाव झेल पाएगी और भविष्य में कभी ना कभी ये फूट जाएगी। पर कुछ ही महीनों के बाद ये पूरे हादसे को यानी कि पूरी कोर्ट कचहरी के केस को बार निपटाया जाता है। मराइन टेक्नोलॉजी सोसाइटी ने भी CEO रश स्टॉकटोन को लेटर भेजा था कि ये सबमर्सिबल असुरक्षित है, पर CEO ने बोला कि मैं इनोवेशन करना चाह रहा हूँ और आप मेरे बीच में सुरक्षा को लेकर आ रहे हो, और यही कह के उन्होंने लेटर को खारिज कर दिया। 2018 में मैककैलम नामक व्यक्ति जिसे इस विषय में उम्दा अनुभव है, वो CEO रश को ईमेल भेजते हैं। वे लिखते हैं कि आपकी सबमर्सिबल असुरक्षित है, जिसके जवाब में CEO रश लिखते हैं कि आप अपनी सुरक्षा को मेरी इनोवेशन के बीच में मत लाइए, और ऐसे ही दोनों के बीच में ईमेल द्वारा जम के आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है। अपने आखिरी ईमेल में मैककैलम लिखते हैं कि 1921 में भी किसी ने यही बोला था कि टाइटैनिक शिप अनसिंकेबल है, पर उसके पहले ही सफर में वे टूट के डूब जाती है और उसमें मृत हुए लोगों की हमें आज तक रोने की आवाज सुनाई देती है। तो कभी कहीं भविष्य में आपके साथ भी ऐसा ही ना हो। और CEO रश कहते उन्हें कोर्ट कचहरी की धमकियां देते हैं, जिसकी वजह से ये मामला यहीं पे सिमट जाता है। 2022 में रॉस कैम्प, जो मशहूर एक्टर और टेलीविजन प्रेजेंटर है, उनको टाइटैनिक शिप हादसे की 110वीं सालगिरह पे एक डॉक्यूमेंट्री बनानी थी, जिसकी वजह से उनको टाइटैनिक शिप के मलबे तक जाना पड़ रहा था। पर जब उन्हें ये पता चला जांच पड़ताल के बाद कि टाइटन सबमर्सिबल में यात्रा करना सुरक्षित नहीं है, तब उन्होंने ये डॉक्यूमेंट्री रद्द कर दी। चलिए दोस्तों, तो जानते हैं कि इस इम्प्लोशन के पीछे क्या कारण हो सकता है। तो अलग अलग लोग अलग अलग कारण को सपोर्ट कर रहे हैं। पहला कारण तो ये बताया जा रहा है कि शायद सबमर्सिबल में क्रैक हो गई हो या बोल्ट लूज हो गया हो, जिसके वजह से ये इम्प्लोशन हुआ हो। दूसरा कारण सामने ये आता है कि पोर्ट होल, जो ट्रांसपेरेंट खिड़की है, शायद वो प्रेशर जो आसपास पानी का दबाव है महासागर में, वो ना झेल पाया हो और टूट गया हो। इसकी वजह से भी इम्प्लोशन हो सकता है।
तीसरा ह्यूमन फेलियर भी बताया जा रहा है, पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता कि ये ह्यूमन फेलियर है, क्योंकि अगर चलिए समझे जो समरसिबल पायलट थे रश, सीओ रश, उनको शायद कुछ हो गया हो और वो समरसिबल ना चला पाए हो आगे, पर उस समरसिबल में दूसरे भी पायलट थे। मैंने पहले ही बताया कि पॉल हेनरी जो थे उन्हें भी समरसिबल चलानी आती थी बहुत अच्छी तरीके से। चौथा रीजन इक्विपमेंट फेलियर है कि समझ लीजिए समरसिबल का कोई एक पुर्जा है, वो अपना काम करना बंद कर दे तो भी ये इम्प्लोजन हो सकता है। यहाँ पे पांचवा कारण ये बताया जा रहा है मटेरियल फेलियर। अब बहुत सारे लोगों का कहना है कि जो इसमें मटेरियल यूज हुआ था कंपोजिट कार्बन फाइबर, ये और सारी सबमर्सिबल और सबमराइन को बनाने में नहीं होता है, तो इसके लिए वजह से भी शायद इम्प्लोजन हुआ हो। पर जो रिटायर्ड यूएस नेवी सबमराइन कैप्टन है अल्फ्रेड मैक्लेरन, उनका मानना है कि ये वजह नहीं थी, पर वजह ये थी कि इसमें 3 टाइप के मटेरियल जो अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं उसको उपयोग किया गया है। पहला तो प्लेक्सी ग्लास जो ट्रांसपेरेंट खिड़की बनाने में उपयोग हुआ है, दूसरा टाइटेनियम और तीसरा ये कार्बन फाइबर। अब ये तीनों मटेरियल का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर रहता है वो अलग अलग रहता है, तो जिसके वजह से पानी के अंदर जो दबाव पड़ता है तब ये जो सबमर्सिबल एक्सपांड होती है और कंप्रेस होती है, तब तीनों मटेरियल अलग अलग काम भी करते हैं उनका, क्योंकि पूरा प्रॉपर्टी ही डिफरेंट है, तो इसलिए भी शायद इम्प्लोजन हुआ हो। सभी के आवाज उठाने के बाद भी न तो टाइटन समरसिबल रुकी और न ही उसके सीईओ रश स्टॉकटन रुके। 2021 में पहली बार टाइटन समरसिबल ने अपनी यात्रा की थी, तो कुल मिला के 6 बार 2021 में और 7 बार 2022 में इसने यात्रा की थी, और हर बार की तरह इस बार भी 2 करोड़ रुपए एक यात्री के पास से लिए गए थे। सीईओ रश का ये कहना था कि टाइटन समरसिबल में यात्रा करना एक रोड क्रॉस करने से भी ज्यादा सुरक्षित है, पर इनोवेशन के चक्कर में देखिए आज तो न हमारे बीच रश स्टॉकटन रहे हैं और न ही उनका दावा रहा है। ऐसे 4 नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी आवाज उठाई थी, अपनी संकोच भी जाहिर की थी, और यात्रियों जो इससे पहले गए थे उन्होंने भी छोटे मोटे हादसे के बारे में बताया था सीईओ रश को, पर सीईओ रश ने तो सब कुछ नजरअंदाजी कर दिया। वो तो इनोवेशन के पीछे बस पागल ही हो गए थे और उन्हें सुरक्षा तो दिखाई नहीं दी। दोस्तों, इस सारी चीज से हमें क्या सीख मिलती है? चाहे आप 1921 का टाइटैनिक शिप का हादसा ले लीजिए या तो 2023 का टाइटन समरसिबल का हादसा ले लीजिए, पर हमें एक ही सीख मिलती है कि सुरक्षा हमें जरूर ही देखनी चाहिए। आप इनोवेशन कितना भी कर लीजिए, पर प्रकृति के सामने आपको अपनी सुरक्षा पहले रखनी चाहिए। जो प्रकृति आपको पाल सकती है वो आपका विनाश भी कर सकती है, और आपके पीछे आपके परिवारजन हैं, उनकी खुशियां और उनकी सुरक्षा भी है। तो ऐसी ही सच्ची घटनाओं को सचित रूप से जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों। I didn't want to be the passenger in the back. And I realized that the ocean is the universe. That's where life is.